Hello दोस्तों, thank you very much for all the support. Stay connected and keep supporting me and subscribing my channel. And इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें और बताते रहें कि आप और किन किन से बात करना चाहेंगे। आपने देखा था कि मैंने थोड़े दिन पहले एक बच्ची से बात की थी जिसने 10th में टॉप किया था और उसने अपने करियर के बारे में बताया था। उसी दौर में एक और बच्ची आज मेरे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी 10th क्लास में सीबीएसई में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। तो आज मैं उस बच्ची से भी जानूंगा ताकि आपको और पता चले कि क्या क्या स्ट्रगल रहे उसके, कैसे उसने अपना अचीवमेंट्स लाए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बोलूँगा, गुड़िया, कैन यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ? हाँ, आई एम एंजल परचानी एंड ग्रेड 10 में मेरे 94% मार्क्स आए थे। आई एम करंटली स्टडीइंग इन ग्रेड 11th विद ग्रेट, माय सब्जेक्ट बायोलॉजी। ग्रेट। तो बेटा, आपने ये जब 10th का आपकी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम होता है तो एक हुँ, बहुत ज़्यादा फीवर होता है ना? एग्जाम फीवर भी रहता है और एक फियर भी रहता है, टेंशन भी रहता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। हुँ। तो आपका फैमिली सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, और ओवरऑल आपका कंसंट्रेशन किस तरह से आपने मैनेज किया चीज़ों को, थोड़ा बताएंगे बच्चों को? हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स का जनरली बहुत डर होता है, मेरे में भी था बिकॉज़ जनरली बिफोर 10th आप सिर्फ़ अपने स्कूल लेवल के बच्चों से कम्पीट करते हो, बट 10th में सडनली यू आर कम्पीटिंग विद ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, तो इट इज़ काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग। बट जब मैंने बोर्ड्स दिए तब रियलाइज़ हुआ कि इतने डरने की कुछ बात नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल एग्ज़ाम, यू जस्ट गो टू अनदर स्कूल टू गिव इट एंड इट्स रियली नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मेरे मम्मी पापा वर लाइक माई सोल मोटिवेशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्कोर गुड टू काइंड ऑफ मेक देम हैप्पी। तो वट एवर योर मोटिवेशन इज वर्क विद दैट, एंड पेरेंट्स का सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है। इफ़ यू हैव एन एनवायरनमेंट जो कि आपको सपोर्ट करता है पढ़ाई करने के लिए, देन वो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। एंड थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो यू नीड टू काइंड ऑफ वर्क हार्डर, बट जनरली पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपके पेरेंट्स आपको सक्सीड होते हुए देखना चाहते हैं, एंड अगर आपका एनवायरनमेंट है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके। तो बेटा, इसमें ये रहता है कि अपने 1 साल के दौर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, कुछ पर्सनल फंक्शंस भी आते हैं, और तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ़ और एजुकेशन लाइफ़ को कैसे मैनेज किया? पर्सनल लाइफ और एजुकेशनल लाइफ को बैलेंस करना बोर्ड्स के टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे व्हेन वी वर अप्रोचिंग बोर्ड्स, थोड़ा पास आ रहे थे बोर्ड्स, तब मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। लाइक कोई भी फैमिली फंक्शन होता था, कहीं भी मम्मी पापा को बाहर जाना होता था, तो मैं नहीं जाती थी उनके साथ। बट पूरे साल ऐसे खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ सिर्फ़ पढ़ाई करना भी सही नहीं है। तो थोड़ा बहुत थोड़ा बैलेंस शेड्यूल अगर आप बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, अगर आपको रीडिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, जो भी पसंद है, 1-2 घंटे उसके लिए भी निकालने चाहिए दिन में। तो पूरा साल खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू थिंक कि कुछ अननेसेसरी इंटरप्शंस आ रहे हैं पीयर्स के, फ्रेंड्स के, फैमिलीज़ के, तो उनको जितना आप अवॉइड करना ट्राई कर सकते हो करना चाहिए, स्पेशली व्हेन बोर्ड्स आर कमिंग नियर एंड ऑफ द सेशन के टाइम पे। थोड़ा बहुत अगर आप रिस्ट्रिक्ट करके खुद को फोकस कर लो, देन उसके रिजल्ट्स काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। ओके। तो इसमें अपने आप को बैलेंस कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा प्ले करता है इसमें रोल? टाइम मैनेजमेंट प्लेज द बिगेस्ट रोल व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। सिर्फ 10th में ही नहीं, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यू नीड टू बैलेंस योर स्लीप एंड योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर स्टडीज़। तो मेरे हिसाब से बोर्ड्स के टाइम पे जितना ज़्यादा टाइम आप स्टडीज़ को दे सको उतना देना चाहिए। बट आवर्स पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि मैं 1 घंटे में 1 दिन में 8 घंटा या 12 घंटा पढ़ूँगी। हुँ। द क्वालिटी ऑफ योर पढ़ाई मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। जैसे मैं 1 दिन में 8-12 घंटे नहीं पढ़ती थी। मैं दिन में 3-4 कभी 5 घंटे डिपेंड्स इतना पढ़ती थी, बट जब पढ़ती थी बिल्कुल फ़ोकस होके पढ़ती थी, बिल्कुल बिना इंटरप्शंस के मेरे रूम में खुद को बंद करके पढ़ती थी। ओके। तो द क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। और इसमें जो बच्चों को कई फ़ोबिया हो जाता है कई बार, है ना? कि एकदम से 1 घंटे, इतने घंटे बैठना ज़रूरी है ना? या ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो इस सब्जेक्ट वाइज़ भी कैसे, और क्या मेंटरशिप कितना रोल करेगी इसमें? फ़ोबिया हो जाता है काफ़ी। जैसे मेरे को मैथ्स में बहुत दिक्कत थी। ओके। लाइक आई यूज्ड टू हैव अ ह्यूज फ़ोबिया ऑफ मैथ्स एंड पूरा साल मैंने स्ट्रगल करा था मैथ्स में, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे बोर्ड्स में 94 आउट ऑफ वेरी 100 नाइस, मार्क्स आए थे वेरी मैथ्स ग्रेट। में। तो थोड़ा अगर इफ़ यू हैव अ फ़ियर ऑफ अ सब्जेक्ट तो थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए, एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि 10th में यू नीड टू स्टडी ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, आप 11th-12th में मत लेना। बट थोड़ा हर सब्जेक्ट को थोड़ा इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे परसेंटेज में सभी मार्क्स काउंट होते हैं। तो बच्चे अपने टाइम को कैसे डिवाइड कर, जैसे चलिए आपने तो टॉप किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टॉपिंग इन द स्कूल इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, बट जैसे कई बच्चे जो टॉप नहीं कर पाते हैं तो वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि फेलियर इज ऑल्सो नॉट अ एंड ऑफ द लाइफ, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और वो अपने आने वाले टाइम में दोबारा क्योंकि फिर से एक रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो इस अटेम्प्ट में कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं कि वो पास हो जाए, या आगे अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स को भी समझना होगा। मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज करता हूं कि जरूरी नहीं हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने या हर बच्चा वेल एजुकेटेड होकर के ही काम करे। आज हम आप बहुत सारे एग्जाम्पल हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रहे हो कि लोगों ने बताया है अपने लाइफ के बारे में कि हम मैंने 10वीं भी पास नहीं करी या मैं 5वीं फेल हूं, लेकिन आज वो एक टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर है और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, वो तो बेचारे बहुत हाई फाई निकल भी जाते हैं, लेकिन कई बच्चे जो क्योंकि वो भीड़ में बेचारे फिर रह जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं एक रियलिटी चेक देना चाहूँगी जो मुझे खुद मिला था जब मैंने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाए थे, कि योर बोर्ड्स के मार्क्स इतने ज़्यादा डज़न्ट रियली मैटर। लाइक आप जब बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाओगे तो आपके 2-3 रिलेटिव्स पूछेंगे, आपकी फैमिली पूछेगी, आपके टीचर्स पूछेंगे, फ्रेंड्स पूछेंगे, और ये कितना 2-3 हफ्ते मैक्स चलेगा। उसके बाद कोई आपके 10th के मार्क्स नहीं पूछता है। व्हेन यू कम इन 11th यू फेस अ ह्यूज ट्रांज़िशन बिकॉज़ स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हायर हो जाती हैं। बट आप अगर सोचो फ्यूचर की बात सोचो, 5 साल बाद, 6 साल बाद नोबडी विल आस्क यू कि आपने आपके 10th में कितनी परसेंटेज आई थी। बट स्टिल जैसे मेरा मोटिवेशन था कि मुझे स्कूल में टॉप करना है। तो अगर आपका ऐसा मोटिवेशन है एंड इफ यू वांट टू स्कोर गुड देन इट इज़ रियली नाइस एंड यू शुड वर्क हार्ड एंड ट्राई योर बेस्ट। बट अगर नहीं हो पाए देन इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज़ 10th के मार्क्स थोड़े दिन तक आपको मैटर करेंगे। अगर अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपको थोड़े दिन तक खुशी मिलेगी, बट आफ्टर टाइम वो फेड हो जाता है एंड इतना मैटर नहीं करता आपके सक्सेस में आपके 10th के मार्क्स या इवन आपके 12th के मार्क्स। एंड आजकल तो इतनी सारी फील्ड्स आ गई है जिसमें आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, विद लाइक ई-कॉमर्स एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। तो द मेन फोकस शुड बी ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो जैसे आप सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ स्कूल, सिर्फ ट्यूशन पे फोकस करोगे एंड आपकी कोई एडिशनल स्किल्स नहीं है, देन यू कैन नॉट रियली सक्सीड इन लाइफ। यू नीड टू ग्रो एज अ पर्सन। आपको खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड यू नीड टू रीड बुक्स। रीडिंग बुक्स इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ दैट एवरीबडी शुड हैव। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाई करने से आप सक्सेस नहीं ला सकते हो। 10th में 94 क्या 100% लाके भी सक्सेस गारंटीड नहीं होता है। तो इसलिए ओके, अगर मार्क्स नहीं आए अच्छे देन इट इज़ नॉट समथिंग टू बी ग्रेट। डिमोटिवेटेड अबाउट। तो अब अपन बात कर ही रहे हैं, तो आपकी कोई लाइफ की ऐसी स्टोरी है, क्योंकि मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, कि जैसे आप चलिए 10th में अच्छे आए, हो सकता है आपने भी वो फेज देखा हो, आपने भी लोअर से हायर पे पहुंचे हो, तो आपका कोई ऐसा ट्रांजिशन आप शेयर करना चाहें, कोई एग्जाम्पल आपका खुद का? हाँ, बिल्कुल, जैसे 9th ग्रेड था, 9th ग्रेड वाज़ रियली टफ। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी 9th ग्रेड हम्म। में एंड आई यूज्ड टू बी लाइक वन ऑफ द लोएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट्स। कुछ 60-70% आए थे मेरे 9th में। ओके। तो बिकॉज़ मैंने मेहनत ही नहीं करी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। बट 10th में जब मैं आई तब मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे स्कूल में टॉप करना है, दैट वाज़ माय मोटिवेशन। तो मैंने वर्क हार्ड करा और मैं शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ाई करना चालू करी। जैसे 9th ग्रेड में व्हाट आई डिड वाज़ कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ती थी, लास्ट दिन पे पढ़ के जाती थी। तो यू कैन नॉट रियली अचीव अ लॉट ऑफ मार्क्स व्हेन यू स्टडी एट द लास्ट मोमेंट। तो 10th में मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी, स्टार्टिंग से समझना कोशिश करा एंड मैंने समझा कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट इज़ माय मोटिवेशन, एंड माय मोटिवेशन वाज़ स्कोरिंग मोर देन 90% टू टॉप इन माय स्कूल। तो मैं मेरी मोटिवेशन को लेकर चली और मैं गाइडेंस लेती गई एंड मैंने मैनिफेस्टेशन करा। मैनिफेस्टेशन प्लेड अ रियली इम्पोर्टेंट रोल इन मी स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो ट्रांज़िशन आया, बिल्कुल आया। ग्रेट। तो इसमें जैसे आपने बताया कि आपने स्कोर अच्छा किया, तो ये जो आपका स्टडी का टाइम फ्रेम था, टाइम टेबल, वो आप कैसे मैनेज करते थे? अगर बच्चे कुछ अपना टाइम टेबल बनाना चाहें कि जैसे इस सब्जेक्ट को, जैसे आपने बोला कि जो टफ सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस करें, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएँ बच्चे आफ्टर स्कूल, या कोई जैसे कोचिंग भी जाता है या नहीं जाता है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या इम्पोर्टेंट है और क्या एक चीज़ इग्नोर की जा सकती है? तो जैसे जनरली लोगों के पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं 10th में, सो यू नीड टू चेक कि किस-किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो। जैसे आई वाज़ रियली गुड एट इंग्लिश,
तो मैं इंग्लिश पे तो ध्यान नहीं देती थी बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे को मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, नहीं तो आई कैन नॉट स्कोर रियली गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस बाय नॉट पेइंग अटेंशन। तो जो मैथ्स और साइंस जनरली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए एंड मैं ऐसे सब चैप्टर वाइज़ टाइम टेबल बनाती थी कि मैं इस चैप्टर को एक दिन में ये 2 चैप्टर करूँगी, दूसरे दिन ये 2 चैप्टर करूँगी। तो एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना ही सबसे बेस्ट रहता है। द बेस्ट थिंग इज़ इफ यू राइट अ टाइम टेबल डाउन कि मैं आज ये करूँगी एंड मेरा आज का गोल ये है एंड कल का गोल ये है, तो ऐसे गोल्स अचीव करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अच्छा, और कई बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रट्टा मार लेते हैं या नाइट में पढ़ लेते हैं, तो उसको आप कितना सही मानते हो? आपने ऐसा भी किया है या नहीं आपने रेगुलर स्टडी से ही फ़ोकस ज़्यादा रखा? नहीं, ये मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है लाइक बहुत स्लीपलेस नाइट्स बिताई है मैंने। मैं पूरी रात-रात पढ़ती थी एक एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। बोर्ड्स में तो नहीं बट जो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें मैं 1 रात पहले पढ़ के जाती थी, पूरी रात बिना सोए सीधा स्कूल जाती थी। तो ये तो काफ़ी होता है बट मैंने ये देखा है कि इससे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ओके। शुरू से ही थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ इम्पोर्टेंट। थोड़ा हर रोज़ आप धीरे-धीरे करके समझ के कॉन्सेप्ट समझ के करोगे, देन स्कोरिंग गुड विल बी रियली ईज़ी फॉर यू। सिर्फ़ रट्टा मार के जाना में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम जब आपके सामने पेपर होता है, तब यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स वेरी ईज़िली। और आप पेरेंट्सों को कुछ बोलना चाहेंगे जो पेरेंट्स आजकल बच्चों को फ़ोर्स करते हैं कि नहीं आपको 100% लाना है, 90% लाना है या क्योंकि आस-पास के एनवायरनमेंट को देख कर के उनको कुछ कहना चाहोगे कि वो हो सकता है उस बच्चे में कैलिबर हो लेकिन कई बार आपके डर के कारण वो ना हो पाए? तो उन ऐसे पेरेंट्सों को कुछ बोलना चाहोगे आप कि वो थोड़ा-सा इस पे ध्यान दें और बच्चों पे ज़्यादा अननेसेसरी फ़ोर्स ना डालें? हुँ। जैसे माय पेरेंट्स वर लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज़ दे ऑलवेज़ वांटेड मी टू स्कोर गुड बट दे नेवर प्रेशर्ड मी टू डू इट। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था कि दे ट्रस्टेड मी कि आई विल डू इट ऑन माय ओन। मेरे को कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। मैं खुद के हिसाब से पढ़ती थी एंड खुद के हिसाब से स्कोर करती थी एंड बस घर आके बता देती थी कि मैंने इतने मार्क्स स्कोर करे। तो दैट वाज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज़ मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। व्हेन यू आर कंपीटिंग फॉर एग्ज़ाम्स तब आपके पास ऑलरेडी इंटरनल प्रेशर ही बहुत होता है कि मुझे स्कोर करना है, मुझे मेरे फ्रेंड से ज़्यादा स्कोर करना है या मेरे को स्कूल में टॉप करना है। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज़ जस्ट अ बर्डन फॉर यू। अगर आपके पेरेंट्स बार-बार आपको नैग करते हैं कि अभी पढ़ना ही है, इसी समय से इसी समय पढ़ना है, तो थोड़ा पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। सबका खुद का पेस होता है, सबका खुद का एक मेथड होता है पढ़ने का, सबकी खुद की लर्निंग कैपेसिटी होती है। कोई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनका बच्चा कैसा है? अगर वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, तो मेरे जैसे सेल्फ स्टडी अपनाएँ। अगर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता देन दे कैन सेंड देम टू ट्यूशन्स। बट खुद के हिसाब से मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को खुद के हिसाब से करने देना चाहिए। बिकॉज़ इंटरनल प्रेशर से ही इंसान अच्छे से काम करता है। एक्सटर्नल प्रेशर जस्ट फील्स लाइक अ बर्डन। अगर मेरे मम्मी-पापा मुझे बार-बार पढ़ने को बोलते, तो मेरे को और पढ़ने का मन नहीं होता। ग्रेट। बहुत सही बात बोली आपने। तो जैसे अभी आपने बोला मेरा क्वेश्चन भी इसी पे था कि ट्यूशन और सेल्फ स्टडी और स्कूल इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे देखें बच्चे? क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कि वो स्कूली मतलब स्कूलिंग फीस अडॉप्ट कर पाते हैं बट ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं बिकॉज़ सबका अपना-अपना फाइनेंशियल रहता है तो अपन सबके उसमें बात कर रहे हैं। तो हुँ, अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा पाता है तो वो अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे अडॉप्ट कर सकता है या कोई और अदर मीडियम्स आजकल तो सोशल मीडिया है, तो हुँ, उसके आप कोई ऐसा माध्यम बताना चाहेंगे बच्चों को? क्योंकि आजकल इंटरनेट तो हर पेरेंट्स लगवा देता है घर में, हुँ, हुँ। क्योंकि आजकल बहुत लो प्राइस प्लान्स आने लगे हैं। तो उसमें आप कितना रोल मानते हैं स्टडी में? और कैसे बच्चे स्कूलिंग स्टडी के साथ-साथ या तो कोचिंग जाएँ या ना जाएँ या सेल्फ स्टडी मैटर करती है? मेरे हिसाब से आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ सेल्फ स्टडी। मेरे को ट्यूशन्स कभी पसंद नहीं आए हैं। मैं शुरू से ही कभी ट्यूशन्स गई नहीं। बिकॉज़ आई फ़ील लाइक टीचर्स अपने पेस पे पढ़ाती हैं, एक बच्चा अपने पेस पे समझता है। अगर टीचर ज़्यादा फ़ास्ट चल रही है तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, अगर टीचर ज़्यादा स्लो चल रही है तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो मेरे लिए सेल्फ स्टडी वाज़ ऑलवेज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं आज तक कभी ट्यूशन गई नहीं। बट ऐसा होता था कि मैं स्कूल में जाती थी एंड मैं मेरे फ्रेंड्स को देखती थी कि सब ट्यूशन जा रहे हैं। वो मेरे को आके बताते थे कि आज मैंने ट्यूशन में ये पढ़ा, वो हुँ। पढ़ा, तो मेरे को एंग्ज़ायटी होती थी कि ये लोग इतना पढ़ रहे हैं एंड मैं सिर्फ़ सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, इज़ इट इनफ और नॉट? बट एट द एंड ऑफ द डे इट टर्न्ड आउट टू बी इनफ। मैंने ये एक्सटर्नल प्रेशर से एंग्ज़ायटी को लेके मैंने ट्यूशन जॉइन भी करा था। मैं अच्छा। मैथ्स की ट्यूशन 2-3 दिन गई, हुँ, बट फिर मैं जाके आई, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया वो सर क्या पढ़ा रहे थे। इवन दो ही वाज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर, वो टीचर की कोई गलती नहीं थी। हुँ। बट वो अपने पेस से पढ़ा रहे थे और मेरा लर्निंग मेथड बहुत अलग था। तो मैं समझ नहीं पाई एंड इसलिए 2-3 दिन जाके ट्यूशन मैंने छोड़ दिया। तो ट्यूशन्स आर बिल्कुल भी नॉट नेसेसरी।
सबका अलग-अलग होता है पढ़ने का तरीका। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत है, एक टीचर आपके पीछे हाँ। खड़ा रहे, हुँ। तो आप ट्यूशन जा सकते हो, बट इवन इफ यू गो टू ट्यूशन आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जी ज़रूरी हाँ, है। क्योंकि आप स्कूल में भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उनका रिवीज़न कितना मैटर करता है और कब-कब टाइमली रिवीज़न, ताकि आप क्या जैसे सिलेबस स्कूल में तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है वो खुद से सेल्फ स्टडी ना करने के कारण हुँ। सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे अपने आप को उस पे रखें ताकि वो स्टडी को कंटीन्यूअस चला के रखें, ताकि लास्ट मिनट पे उनको बर्डन नहीं आए? हाँ, जैसे टीचर्स जो होते हैं वो एक जनरल बेस पे पढ़ाते हैं, बट हो सकता है आपको वो समझ नहीं आए टीचर जो पढ़ाए, या फिर हो सकता है आप अपने पेस पे पढ़ रहे हो। तो इसलिए आप चाहे ट्यूशन भी जाओ, चाहे स्कूल भी जाओ, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझना और अपने हिसाब से अपने पेस पे पढ़ाई करना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओ। एंड मेरे लिए मेरी मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ यूट्यूब से करी। तो अरे! व्हेन वी हैव द इंटरनेट, आई डोंट थिंक ट्यूशंस, फिजिकल ट्यूशंस या फिर हर रोज स्कूल जाना भी इतना ज़रूरी है। यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ती थी, वो मेरे को बिल्कुल एनिमेशन से पढ़ाते थे, बिल्कुल विजुअलाइज़ करके पढ़ाते थे। जैसे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम प्रैक्टिकल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देके पढ़ाते थे। तो उससे मैं विजुअलाइज़ कर पाती थी, कॉन्सेप्ट समझ पाती थी, एंड इसलिए मैं उनको एग्ज़ाम पेपर में अप्लाई कर अच्छा। पाती थी। अच्छा, एक बच्चा मिथ है, मैं क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम हो गया इस स्टडी करे हुए, कि मॉर्निंग टाइम में जो स्टडी करते हैं अपन, वो थोड़ा-सा अच्छा होता है या लेट नाइट का थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या सजेशन देंगे या ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपने टाइम टेबल पे है? जैसे अर्ली मॉर्निंग स्टडी इज़ गुड। जैसे आई हैव ऑलवेज़ बीन अ नाइट आउल। ओके। मैं तो हमेशा से रात में ही पढ़ती हूँ। मेरे को सुबह जगना भी पसंद नहीं है। मैं रात भर पढ़ती थी, बोर्ड्स में भी मैं पूरी रात जग के पढ़ती थी एंड फिर एग्ज़ाम दे के आती थी, बिकॉज़ मेरे को वही अच्छा लगता था। तो बेसिकली आपके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तो यू शुड डू व्हाट फील्स राइट। ओके। जो आपको अच्छा लगे, अगर आपको सुबह पढ़ना कंफर्टेबल है तो आप सुबह पढ़ लो, अगर रात को पढ़ना कंफर्टेबल है तो रात को पढ़ लो। बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट हाउ फोकस्ड यू आर। हुँ। अगर आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो अगर आपको लगता है कि सुबह बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप रात को पढ़ लो, अगर आपको लगता है रात को डिस्ट्रैक्शंस है, तो आप सुबह पढ़ लो। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, जो एक स्टूडेंट को तो अच्छा लग बेसिकली रहा है। कंसंट्रेशन मैटर करता है, हाँ, टाइम मैटर नहीं करता है। हाँ। और एक अच्छी पढ़ाई के लिए या एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाने के लिए मिनिमम आवर्स आप कितने सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को एटलीस्ट इतना रिवीजन वगैरह कर लेना चाहिए, या तुरंत क्लास, क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ मेरे टाइम फ्रेम में कि कई बच्चे क्या है कि क्लास के बाद में फिर गपशप में लग जाते हैं, वो हुँ। रिवीजन नहीं करते, फिर बाद में वो बोलते हैं कि यार हो नहीं पाया। तो उन उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे कि नहीं, रिवीजन ऑल्सो मैटर करता है, कि जैसे जो क्लास में पढ़ा एटलीस्ट तुरंत उसको एक बार घर पे जाके या वहीं पे दोबारा रिवाइज़ कर लेना कितना सही है? हुँ। लाइक आई सेड, द आवर्स डोंट मैटर, आप कितने घंटे पढ़ो। हो सकता है कोई 8 से 12 घंटे पढ़ रहा हो, बट आधे टाइम वो फ़ोकस्ड ही ना हो, बस यू आर स्टेयरिंग एट द टेक्स्ट बुक। हुँ। सो दैट इज़ नॉट रियली हेल्पफुल। जैसे मैं भी 4-5 घंटे मैक्स पढ़ती थी, बट जितने आप अच्छे से फ़ोकस होके पढ़ रहे हो, उतना पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 घंटे से ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर सकते हो, तो इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड अगर आपको लगता है, फॉर मी व्हाट वर्क्ड वाज़ कि मैं 45 मिनट्स पढ़ती थी, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेती थी। फिर 45 मिनट्स पढ़ती थी, फिर 15 मिनट का ब्रेक। तो ऐसे मेरे लिए वर्क करता था। तो सबका अलग-अलग होता है, बट द आवर्स डोंट रियली मैटर, एंड रिविज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जो आपको टीचर पढ़ा रही है, वो घर जाके पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बेयर मिनिमम स्कोर करने के लिए घर पे आके एटलीस्ट 2 घंटा तो पढ़ना चाहिए। ओके। और जिसमें कि आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, जिसमें कि हुँ, डाइवर्ट ना हो माइंड आपका, हाँ। राइट? तो आपको पता रहे कि क्या चल रहा है। हुँ, ओके। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं बेटा? आपने जैसे अभी 10th में आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपने 11th में कौन-सा सब्जेक्ट लिया है? क्योंकि अब हुँ। तो शायद आपने स्टार्ट कर दी होगी 11th स्टैंडर्ड, आपने बताया भी। और ये आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आपको 11th में ये वाला सब्जेक्ट लेना है? तो जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ कम अप। जैसे अपने ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स क्या होते हैं, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स। बट अब ऐसा हो गया है कि यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट यू वांट, किसी भी नाइस। स्ट्रीम में से कोई भी सब्जेक्ट यू वांट। तो जब मुझे ये मेरे स्कूल में अपॉर्च्युनिटी मिली, तो मैंने इसको सबसे अच्छे से यूटिलाइज़ करा। तो मेरे को साइकोलॉजिस्ट बनना है। ओह, वेरी नाइस। तो मैंने बहुत टाइम से 8th-9th स्टैंडर्ड से ही सोच रखा है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। बट आई आल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। तो वैसे क्या है कि इफ यू वांट टू स्टडी बायोलॉजी, यू नीड टू टेक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यस। आल्सो। बट आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू जस्ट स्टडी बायोलॉजी। तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी ले रखा है, एंड आई हैव साइकोलॉजी एंड आई हैव एआई आल्सो, बिकॉज़ अभी इस इन दिस जनरेशन यू रियली नीड टू हैव नॉलेज अबाउट एआई एंड कंप्यूटर्स, नहीं तो हैविंग सक्सेस इज़ रियली डिफिकल्ट। देन आई हैव एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज़ आई आल्सो लाइक थोड़ा-सा बिज़नेस वाला माइंडसेट।
तो वो भी पढ़ने के लिए। तो नाउ दैट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ कम अप, आप बिल्कुल हर अरीना में से एक-एक सब्जेक्ट लेके जो भी आपके इंटरेस्ट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, सारे कंबाइन करके एक अच्छा सेट ऑफ सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। जैसे आई हैव एन इंटरेस्ट इन पेंटिंग, तो मैंने पेंटिंग भी सब्जेक्ट लिया है। तो मैंने मेरे सारे फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन करके सब्जेक्ट्स लिए हैं, ताकि थोड़ा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो तो ये सके। कौन सा बोर्ड प्रोवाइड कराता है, सीबीएसई? हाँ, सीबीएसई का ओके, था। तो अभी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मेरे पास है बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, इंग्लिश एंड पेंटिंग। ओके, और ये 12th में भी सेम रहेंगे? हाँ, ओके, तो ये जो बोर्ड एग्जाम होगा इसके बेस पे होगा आपका। हाँ। ग्रेट। तो इसके आगे फिर क्या आपने एजुकेशन में फिर आगे क्या आपने सोचा है? इसके बेस पे आप क्या करोगे? जैसे क्योंकि आपने बताया कि आपके 3-4 फील्ड हैं, तो इन तीनों में ही अब कुछ-कुछ आगे साइड में करोगे या एक किसी में फोकस करोगे पहले? मेरा मेन फोकस है साइकोलॉजी, तो ओके, मेरे को 11th-12th में तो साइकोलॉजी पढ़नी है, फिर आई वांट टू डू अ बैचलर्स इन साइकोलॉजी, देन आई वांट टू डू अ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड फिर मेरे को पीएचडी करनी है साइकोलॉजी में, ताकि आई बिकम डॉक्टर एंजल परचानी एंड देन आई वांट टू बिकम अ थेरेपिस्ट। ओके, तो बिकॉज़ आई ऑलवेज़ फ़ोकस्ड, आई एम रियली फ़ोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ। मैं हमेशा नोटिस करती थी कि स्पेशली इन इंडिया नोबडी रियली फ़ोकसेस ऑन मेंटल हेल्थ। तो इट दैट इज़ अ रियली बिग मोटिवेशन फॉर मी टू हेल्प पीपल विथ देयर मेंटल इलनेसेस। एंड हमेशा से मेरे फ्रेंड ग्रुप में आई वाज़ द थेरेपिस्ट फ्रेंड, ओके। जिसके पास जैसे मेरे फ्रेंड्स आते हैं मेरे पास एडवाइस के लिए, चाहे उनकी पर्सनल मैटर हो, फैमिली मैटर हो, एंड आई फेल्ट दैट मैं उनको अच्छे से एडवाइस कर पाती हूँ, मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ। तो इसलिए दैट इज़ अ क्वालिटी एंड आई एम वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। तो आई गेस दैट इज़ अ क्वालिटी व्हिच विल हेल्प मी बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। तो मेरा मेन फोकस तो साइकोलॉजी है एंड बाकी आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड आर्ट ऑल्सो, तो आई कैन टेक दैट एज़ अ साइड हॉबी एंड उसमें भी मैं कुछ-कुछ कर सकती सो हूँ। हैव यू डन एनी रिसर्च इन साइकोलॉजी? तो ये आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जैसे वैसे जैसे आपने थोड़ा बहुत तो बताया, बट इसको अगर हुँ। डिटेल में बताना चाहें कि किस तरह से आपको लगा कि नहीं, ये फील्ड है जो मैं इसको एज़ ए प्रोफेशन चूज़ करूँगी? वही लॉकडाउन जब था तब थोड़ा इंटरनेट को एक्सपोज़र मिला, तब मैंने नोटिस करा कि सिर्फ़ मेरे आस-पास ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एंड स्पेशली इंडिया में देयर आर सो मेनी पीपल हू आर फेसिंग विद मेंटल इलनेसेस एंड किसी को अवेयरनेस भी नहीं है। बिकॉज़ सब फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान दे देते हैं बट मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता, एंड व्हाट पीपल डोंट रियलाइज़ इज़ कि मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड। जब तक आप मेंटली वेल नहीं हो तब तक आप फिज़िकली वेल भी नहीं हो सकते। तो लोग मेडिसिन्स ले लेते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, बट दे स्टिल आर नॉट एबल टू गेट वेल। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़, द मेन फोकस इज़ मेंटल हेल्थ। एंड मैंने देखा जैसे मेरी मम्मी का डे केयर है, तो मैंने उसमें भी देखा बहुत सारे बच्चों को ऑटिज़्म था, बहुत सारे बच्चों को एडीएचडी था और उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ कर नहीं रहे थे बिकॉज़ अवेयरनेस ही नहीं है। तो माय मेन फोकस इज़ टू रेज़ अवेयरनेस फॉर दिस, बिकॉज़ लोग ठीक नहीं हो पाएँगे तब जब तक इन लोगों को अवेयरनेस नहीं हो इस बारे में। तो माय मेन फोकस इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस इन स्पेशली इन इंडिया, ताकि लोगों को पता चले कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है एंड लोग थेरेपी लेना शुरू करें, बिकॉज़ थेरेपी इज़ अ बिग टैबू इन आवर कंट्री कि जो थेरेपी जाता है वो पागल होता है। बट करेक्ट। ऐसा नहीं है, हर किसी को एक्चुअली एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ थेरेपी की ज़रूरत होती है एंड थेरेपिस्ट आर जस्ट हियर टू हेल्प यू। तो जितना हेल्प आप ले सको अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उतना लेना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च करा कि कैसे साइकोलॉजिस्ट बनना होता है। तो मेरे को पता चला कि आई कैन डू अ बीए इन साइकोलॉजी, देन नाइस, आई कैन डू अ मास्टर्स, देन आई कैन डू अ पीएचडी। तो ऐसे मैंने पूरा ट्रेस कर रखा है एंड देन आई हैव कॉलेजेस आल्सो इन माय माइंड, एंड ग्रेट, मेरे को वो कॉलेजेस को कैसे लेना है, कैसे मैं अचीव कर सकती हूँ, वो सब मैंने रिसर्च करा। ग्रेट। सो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो बच्चे हैं, जो जो ये हमारे को शिक्षा भी दे रही है कि अगर आपको प्रोफेशन चूज़ करना है आफ्टर योर स्कूलिंग, तो काउंसलिंग के साथ-साथ आपकी सेल्फ रिसर्च भी ज़रूरी है। तो जैसे इसको साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो इसने अपना पूरा पीएचडी तक का बता दिया प्रोग्राम कि हम पीएचडी कहाँ से करूँगी, कॉलेज कॉलेज कहाँ से करूँगी या कॉलेज कौन-कौन से हैं। तो इस तरह से आप भी इसको फ़ोकस रखें। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा बेटा हुँ। कि जो आप देखते हैं, जैसे मैं बता भी रहा था कि जो फेल हो गए बच्चे या जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएँ और वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझें? क्योंकि आजकल क्या है कि पेरेंट्स भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, समझने लग गए हैं इस चीज़ को कि हाँ, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा 100% स्कोर करे, हर बच्चा क्योंकि फेल हो भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, क्योंकि इट्स अ लाइफ। हुँ। बट इसके कारण हम बच्चों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा प्ले रोल करेंगे पेरेंट्स, टीचर भी आपका एक स्कूल के बाद में नहीं आता, पेरेंट्स आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो हुँ। पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम चलने लग गए हैं, स्कूलों में भी वो पेरेंट्सों को बुला के पेरेंट टीचर मीटिंग में बताते हैं। तो उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे आपकी तरफ से? क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया
कि आपका 9th तक में भी पेरेंट्स का सपोर्ट था, 10th में भी पेरेंट्स ने इतना ही बोला था कि हाँ आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे बेटा, हमें भरोसा है आप पे, बट ये नहीं था कि 94, 95 या 100। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगी बच्चों को? तो वही पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक्सटर्नल प्रेशर से कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। वंस यू सेट अ गोल इन योर माइंड, जैसे मैंने खुद से ही डिसाइड करा था कि मुझे 94 95% लाना है, एंड मैं उसी पे ही वर्क करती रही। मेरा मोटिवेशन था टॉप करना। तो खुद की मोटिवेशन से जब आप काम करते हो तब इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू, बट जब आप एक्सटर्नल प्रेशर से काम करते हो तो इट इज़ फोर्स्ड। आप इतने अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हो, आप ज़बरदस्ती काम करते हो, तो इतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर आप, इफ़ यू आर समवन हु इज़ फेसिंग फ्रॉम फेलियर एंड आपसे कोप नहीं करा जा रहा है, तो काउंसलिंग लेना, थेरेपी लेना राइट। बहुत ज़रूरी है। आजकल तो हर स्कूल में काउंसलर रखना इज़ कंपल्सरी। तो यू शुड गो टू योर काउंसलर एंड टॉक अबाउट इट कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, एंड आई एम श्योर वंस यू गो टू अ काउंसलर दे विल हेल्प यू आउट एंड यू विल फील लॉट बिकॉज़ बेटर। हाँ, क्योंकि क्या होता है बच्चे डिप्रेशन के कारण हमने देखा है, क्योंकि अब ये तो वैसे टॉपिक कोई कॉमन टॉपिक हो गया, मैं यूज़ भी कर सकता हूँ वर्ड, बट वो बहुत हार्ट फेल जैसा लगता है कि बच्चे उसमें सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो वो सारा कहीं न कहीं बाद में पता चलता है कि उनके पास में इतना मेंटल प्रेशर हो गया था कि वो उसको झेल नहीं पाए। तो उसको आप कह रहे हैं कि अडॉप्ट ना करें, और इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर कहीं पे भी आपको रेड फ्लैग दिख रहा है, तो तुरंत काउंसलर या आपका जो भी शुभचिंतक है, चाहे वो फ्रेंड भी क्यों ना हो, उससे एक बार डिस्कस करें और अकेलेपन से दूर रहें। हुँ। क्या मैं सही हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जैसे वन्स यू बॉटल अप योर फीलिंग्स ना, आप बॉटल अप करते हो, तो वो एक बर्डन बन जाता है, एंड देन इट कैन लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक यू सेड कि लोग सुसाइड कमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, यू शुड टॉक अबाउट इट। वेंट आउट करना फॉर मी इज़ द बेस्ट थेरेपी। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं मेरे फ्रेंड्स को या मेरे भाई को जाके बता देती हूँ। तो इट रियली हेल्प्स मी आउट। तो दैट इज़ व्हाट थेरेपिस्ट डू एंड काउंसलर्स डू, दे लिसन टू यू। एंड वंस यू गो आउट, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स हाफ हो जाती है। ग्रेट। तो आई थिंक हमें बहुत कुछ जानने को मिला गुड़िया से, और पता चला कि उसकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स थे, और अब जाके उसने अपना प्रोफेशन सेट किया है, तो वो डिग्री पर जाएगी और एक साइकोलॉजिस्ट हमें मिलेगी। तो मैं आपसे दोबारा एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू लूंगा। टच वुड, आप मुझे समय दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं भी ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, आप एक बात ध्यान रखें कि आसपास क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लोग आपको नेगेटिव बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आप अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रखें, और अपने पेरेंट्स को अपने साथ में अडॉप्ट करके रखें, क्योंकि क्या है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आज नहीं तो कल आपकी बात को समझेंगे, और उन्हें भी पता लगेगा कि हाँ, ये जो दूसरे का बच्चा कर रहा है, मेरा बच्चा इससे भी अच्छा कर सकता है, बट मेरे को उसको प्रेशराइज नहीं करना है, मेरे को उसको मोटिवेट करना है रेदर देन उसको डिमोटिवेट करना है। तो आप लोग सभी, हो सकता है ये आपके काम आई हो। बेटा, अगर आप भी लास्ट मिनट में कुछ बताना चाहें, कोई ऐसी चीज जो बच्चों के काम की हो, जिससे कि वो और मोटिवेट हो, तो वी कैन एंड अप विद योर नोट्स। हाँ, तो जस्ट वर्क हार्ड एंड वंस यू सेट अ गोल इन योर माइंड, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। आप अपना गोल सेट करो, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मुझे ये अचीव करना है, इस डेट तक अचीव करना है, क्यों अचीव करना है। अपने मोटिवेशन को अपने साथ लेकर चलो, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ लेकर चलो, तो कुछ भी अचीव करना है। 10th के मार्क्स तो क्या, कुछ भी अचीव करना इज़ पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको पसंद आया होगा, और इस गुड़िया की टॉक से आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, और आप भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं, अपनी फील्ड में और अच्छा करें। इसी तरह मैं और भी लोगों से बात करता रहूंगा। आप भी अगर किसी को जानते हैं और चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं, प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें माई चैनल सुलभ तेलंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू गुड़िया। थैंक यू।